क्या होगा अगर एक ही रात बार बार रिपीट हो? एक घर जहाँ टाइम रुक जाता है, पास्ट जिंदा हो जाता है और एक सीरियल किलर जो मर चुका है लेकिन गया नहीं है। तो क्या कोई इस लूप से बाहर निकल पाएगा? तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ लीजा को दिखाया जाता है। लीजा का भाई रॉबी उसे वॉकी टॉकी के थ्रू आवाज करके लीजा को जगाती है। लीजा विंडो के बाहर झांक कर देखती है जहाँ हर जगह बहुत ज्यादा फॉग होता है। नीचे रॉब वीडियो गेम खेल रहा होता है और बात करते हुए बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था। लीसा नीचे आती है जहाँ वो अपनी मॉम से बात करती है जो पैनकेक्स बना रहा होती है। मॉम गुड मॉर्निंग बोलती है लेकिन लीसा का मूड खराब होता है। उसे लगता है घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा अजीब है। उसके बाद लीसा लॉन्ड्री के बाद बाहर जाने लगती है लेकिन उसके डैड ब्रूस उसे रोक देते हैं। ब्रूस बोलता है बाहर जाना सेफ नहीं है क्योंकि एरिया काफी डेंजरस है। और घर की बात करें तो घर काफी डरावना और सुनसान जगह पर होता है। सवाल उठता है कि ऐसी जगह पर घर क्यों लिया, लेकिन जवाब बाद में मिलता है। लीसा अपने रूम में आकर क्लैरिनेट बजाने लगती है। मॉम उसे नीचे बुलाती है जहाँ बताया जाता है कि लॉन्ड्री से कुछ कपड़े गायब हो गए हैं। लीसा बोलती है कि लॉन्ड्री से कपड़े पहले भी गायब होते रहे हैं। फैमिली का डेली रूटीन सेम होता है, सुबह पैनकेक्स, डैड का कार रिपेयर, रात को फैमिली का टीवी शो, सब कुछ रिपीट हो रहा होता है। इसलिए लीसा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। उसके मम्मी पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन लीसा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह रॉबी फिर से वॉकी टॉकी से वही मैसेज भेज कर लीसा को जगाता है। नीचे जाकर कैरल वही बातें बोलती है जो पिछले दिन बोली थी। घर में सब कुछ बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पता चलता है कि लीसा का बर्थडे आने ही वाला है लेकिन वो कभी आता ही नहीं। वो लोग एक लूप में फंस चुके होते हैं। लीसा फिर से लॉन्ड्री जाती है। कपड़े डालते वक्त उसे अजीब आवाज सुनाई देती है। वॉशिंग मशीन हटाकर पीछे देखने पर मशीन का लिड अपने आप बंद हो जाता है और लीसा डर के भाग जाती है। लिविंग रूम में फोन उठाते ही अजीब आवाजें आने लगती है। बेसमेंट से किसी के बुलाने की आवाज आती है। वो विंडो के पास जाकर देखने वाली होती है लेकिन कैरल के आने से रुक जाती है। रात को लीसा को बाहर एक आदमी दिखती है जो ड्रंक लग रहा होता है। लीसा उसका पीछा करते हुए एटिक तक पहुंच जाता है जहाँ एक डोर ओपन होता है। डोर के पास जाते ही वो अपने आप बंद हो जाता है। नेक्स्ट डे लॉन्ड्री के वक्त वॉशिंग मशीन हटाने पर बेसमेंट डोर मिलता है जो लॉक्ड होता है। लीसा एक जगह जाकर पुराने टेप्स देखती है। टेप में वो देखती है कि एक आदमी उनके घर के अंदर फैमिली को ऑब्जर्व कर रहा होता है। लीसा इलेक्ट्रिक बोर्ड निकालकर क्वेश्चंस पूछती है। वाटर मिनिएचर में मूवमेंट होती है। वो पूछती है क्या यहाँ कोई जिंदा इंसान है? आंसर आता है हाँ। तभी एक आदमी आ जाता है और लीसा डर के भाग जाती है। डिनर के टाइम ब्रूस सिगरेट स्मोक करना स्टार्ट करता है जबकि वो कभी स्मोक नहीं करता। लीसा शॉक हो जाती है। ब्रूस कार रिपेयर करते वक्त भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। रात 1:30 बजे लीसा को रोज एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। ब्लैंकेट के अंदर छुपने पर कोई हाथ ब्लैंकेट को दबाता है। ब्लैंकेट हटाने पर कोई नहीं होता। नेक्स्ट डे रॉबी की आवाज आती है और वो डरा हुआ होता है। नीचे ब्रूस और कैरल फाइट कर रहे होते हैं और घर का सामान पैक कर रहे होते हैं। डोर बेल बजती है। कैरल डोर ओपन करती है और एक आदमी अंदर आता है। रिपेयर बोलकर वो ऊपर चला जाता है जबकि किसी ने उसे नहीं बुलाया होता है। सिर्फ लीसा ही उसे देख पाती है। वो आदमी बताता है कि उसे सब कुछ समझ आ चुका है। वो कहता है जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए और आवाजों को इग्नोर करना चाहिए। उसके गॉगल्स में लीसा खुद को घोस्ट जैसा देखती है। यही मूवी का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट होता है। इसके बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। ब्रूस सिगरेट स्मोक नहीं करता और फैमिली नॉर्मल बिहेव करती है। लीसा इस लूप से और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। लीसा बाइक उठाकर घर से बाहर जाने की कोशिश करती है। वो बाइक से काफी दूर तक जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद घूमकर फिर से उसे घर के सामने आ जाती है। मतलब लीसा की एक लिमिट होती है, वो घर से बाहर जा ही नहीं सकती। लीसा फिर से इलेक्ट्रिक बोर्ड से क्वेश्चंस पूछती है लेकिन इस बार उसे कोई आंसर्स नहीं मिलता। वाटर मिनिएचर के अंदर थोड़ी मूवमेंट नोटिस होती है। लीसा अपने रूम में आती है जहाँ वो देखती है कि एक लड़की उसके बेड पर सो रही होती है। उस लड़की का नाम होता है ओलिविया। लीसा ओलिविया के पास जाती है। ओलिविया अचानक लीसा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि वो उसकी हेल्प करे। ओलिविया फ्लोर के नीचे देखने को बोलती है। तभी रूम के बाहर से एक आदमी लीसा को आवाज देता है। जैसे ही डोर ओपन होता है ओलिविया अचानक गायब हो जाता है। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद लीसा बेहोश हो जाती है। अगली सुबह लीसा मेट्रो एरिया चेक करने जाता है। वहाँ उसे एक फाइल मिलती है जिसमें बहुत सारे पेपर कटिंग्स होते हैं। ये कटिंग्स मिसिंग गर्ल्स की होती है जो सालों से गायब थी। उसी फाइल के अंदर लीसा को बेसमेंट की चाबी मिल जाती है। लीसा बेसमेंट जाती है। 20 मिनट के अंदर उसे बहुत सारा सामान मिलता है जो उन लड़कियों का होता है जो इस घर से रिलेटेड थी। इससे कॉन्फर्म हो जाता है कि काफी टाइम से यहाँ लड़कियां मिसिंग हो रही है। बेसमेंट में लीसा को एक लिक्विड इंजेक्शन मिलती है। लीसा को एक और विजन दिखता है जहाँ एक लड़की फ्रांसिस को इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन के बाद फ्रांसिस आग में जलकर मर जाती है। ये सीन देखकर लीसा डर के मारे बेसमेंट से बाहर आ जाती है। डिनर के टाइम लीसा के लिए कॉल आती है। लीसा कॉल रिसीव करता है। दूसरी साइड वही आदमी होता है जिसका नाम एडगर होता है। एडगर लीसा को बोलता है कि वो जिंदा लोगों से दूर है वरना उसके फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि ओलिविया जिंदा लड़की है, बाकी सब इस घर के अंदर फंसे हुए हैं। कट के बाद लीसा डिनर टेबल पर देखती है कि यंग एडगर बैठा होता है। बाकी फैमिली मेंबर उसे देख नहीं पाते।
सिर्फ लीसा ही एडगर को देख सकती है। एडगर लीसा को बोलता है कि वो जब चाहे जो चाहे दिखा सकता है। तब एडगर लीसा को उसकी फैमिली दिखाता है जिनकी बॉडी धीरे धीरे गलकर गायब होने लगती है। ये देखकर लीसा रोने लगती है। तभी ब्रूस, कैरल और रॉबी सब कुछ नॉर्मल कर देते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ हो। यहाँ कॉन्फर्म हो जाता है कि लीसा और उसकी पूरी फैमिली ऑलरेडी मर चुकी है और वो सब गोश्त हैं। लीसा अपने रूम में जाती है, वहाँ फिर से उसे किसी के बुलाने की आवाज आती है। ये आवाज ओलिविया की होती है। लीसा ओलिविया को दूर रहने के लिए बोलती है। तभी बाथरूम से ओलिविया की आवाज आती है। बाथरूम के मिरर में लीसा ओलिविया को देखकर उसे टच करती है। टच करते ही सब कुछ बदल जाता है। अब लीसा ओलिविया की बॉडी के अंदर होती है। लीसा ओलिविया के रूम में देखती है कि वहाँ एक क्लैरिनेट रखा होता है जो एक्जेक्टली लीसा का क्लैरिनेट जैसा होता है। यहाँ दोनों के बीच सिमिलैरिटी दिखाई जाती है। रूम के अंदर लीसा को न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलते हैं जो ईयर 1991 से रिलेटेड होते हैं। उन कटिंग्स में लीसा अपनी फैमिली की डेथ की न्यूज़ पढ़ती है। बेसमेंट में जो लिक्विड बॉटल मिली थी वही लिक्विड इन मर्डर्स में यूज किया गया होता है। लीसा बाहर जाकर ओलिविया का घर देखती है जो प्रेजेंट टाइम में होता है। इसका मतलब ये होता है कि घर के अंदर जो मर चुका है वो लूम में फंसे हुए घोस्ट है और जो बाहर की दुनिया में जी रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में है। यहाँ रिवील होता है कि इस घर को हॉन्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि एडगर ही है। लीसा गैरेज में जाती है। वहाँ वो ओलिविया के फादर को कार रिपेयर करते हुए देखती है जो बिल्कुल ब्रूस जैसे लगती है। ओलिविया के फादर को लीसा की जगह ओलिविया दिखाई देती है क्योंकि लीसा ओलिविया के बॉडी के अंदर होती है। ओलिविया के फादर गुस्से में उसे रूम में जाने को बोलते हैं। लीसा नहीं जाती। इस वजह से वो और गुस्सा हो जाते हैं और लीसा पर चिल्लाने लगते हैं। इससे लीसा डर जाती है। अचानक लीसा अपने टाइम में वापस आ जाती है। मतलब ओलिविया की बॉडी से उसका कनेक्शन टूट जाता है। अब सब लोग लीसा के पास आ जाते हैं और सोचते हैं कि वो फिर से स्लीप वॉकिंग कर रही थी। लीसा अपने डैड ब्रूस से बोलते है कि कार के अंदर स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम है। ब्रूस बोलता है कि स्पार्क प्लग ठीक है, शायद इंजन में कोई इशू होगा। लीसा नोटिस करती है कि ब्रूस इस बार अलग बिहेव कर रहा होता है। अगली सुबह लीसा और ब्रूस साथ में बर्थडे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये मोमेंट काफी इमोशनल होता है क्योंकि इसी दिन उन सबकी डेथ हुई थी और लीसा का बर्थडे कभी सेलिब्रेट ही नहीं हो पाया था। ब्रूस के जाने के बाद लीसा फिर से ओलिविया से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाती। लीसा को रॉबी की आवाज सुना देती है जो बोलता है कि वो बेसमेंट में है। लीसा डर जाती है और रॉबिन के लिए परेशान हो जाती है। लीसा बेसमेंट में जाती है और चिमनी के अंदर घुस जाती है। वहाँ उसे रॉबी नहीं मिलता क्योंकि एडगर पहले से लीसा को ट्रैक कर रहा होता है। एडगर लीसा को चिमनी के अंदर लॉक कर देता है ताकि वो बेसमेंट के फैंस के साथ खेल सके। बेसमेंट के अंदर लीसा को बहुत सारे स्केलेटन्स मिलते हैं। ये स्केलेटन्स असल में 19 लड़कियों के होते हैं जिन्हें एडगर ने सालों पहले मार दी थी। लीसा को वहाँ एक रिंग मिलती है और वो उसे उठा लेती है। रिंग उठाते ही गैरेज के डोर ओपन हो जाता है। गैरेज में लीसा को फ्रांसिस दिखाई देता है। फ्रांसिस असल में गैरेज से भागने की कोशिश कर रही होती है। ये वही दिन होता है जब फ्रांसिस मिसिंग हुई थी। फ्रांसिस बताती है कि किसी ने उसे किडनैप किया था और इस घर में लाकर मार दिया गया। लीसा फ्रांसिस को सच बता देती है कि फ्रांसिस काफी टाइम पहले मर चुकी है। ये सुनकर फ्रांसिस इमोशनल हो जाती है। तब एडगर गुस्से में आकर लीसा को गैरेज से बाहर फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में लीसा फिर से अपने टाइम में होती है अपने फैमिली के साथ। उसकी मॉम बोलती है कि शायद लीसा फिर से स्लीप वॉकिंग कर रही थी। लीसा घर में इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है और उसे वही बोर्ड मिलता है जो पहले भी मिला था। यहाँ लीसा समझ जाती है कि घर के अंदर कोई पुरानी चीज टच करने पर वो उस चीज के टाइम पीरियड में टेलीपोर्ट हो जाती है और जो लड़कियां मर चुकी है उनसे रिलेटेड चीज टच करने पर लीसा उनके टाइम में पहुंच जाती है। लीसा समझ जाती है कि उसके डैड ब्रूस ने उसे नहीं मारा था। लीसा अपनी मॉम पर गुस्सा करती है क्योंकि मॉम ने कुछ भी स्टॉप नहीं किया था। लीसा रॉबी के पास जाती है। रॉबी बताता है कि वो भी समझ गया है कि वो जिंदा नहीं है। रॉबी बोलता है कि एडगर ने उसे सब कुछ बता दिया है और वो लोग हमेशा यहीं फंसे रहेंगे। रॉबी ये भी बोलता है कि मरते वक्त उसने अपने ग्लासेस पहने हुए थे और अब वो ग्लास मिल गए हैं, इसलिए उसे अपनी डेथ याद आ गई। लीसा अपने रूम में जाकर क्लैरिनेट बजाने लगती है। क्लैरिनेट के थ्रू लीसा फिर से ओलिविया की बॉडी में पहुंच जाती है। ओलिविया की बॉडी में पहुंचने के बाद सबसे पहले लीसा अपने हाथ पर लिख देती है यहाँ से भागना है। ओलिविया को एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें ओलिविया बताती है कि लीसा उसके नेट के थ्रू उससे कनेक्ट हो गई थी। रिकॉर्डिंग में ओलिविया बताती है कि उसके डैड बदल गए हैं और फैमिली को उनसे डेंजर है। ओलिविया एडगर के बारे में बताती है कि वो पहले भी यहाँ रहता था और वही पहला किलर था। वो बताती है कि एडगर ने बहुत सारी लड़कियों को घर के अंदर मार दिया। लीसा नीचे जाती है जहाँ ओलिविया के मॉम डैड फाइट कर रहे होते हैं। ओलिविया के डैड स्पार्क प्लग के बारे में चिल्लाते हैं। लीसा अपनी मॉम को घर से बाहर जाने को बोलती है। अचानक लीसा को ओलिविया के डैड की जगह एडगर दिखाई देता है। एडगर लीसा को अपने साथ ले जाने लगता है। लीसा घर से बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो लॉन से आगे नहीं जा पाती और गिर जाती है। एडगर बोलता है कि लीसा इस घर से कभी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो एक घोस्ट है। एडगर ओलिविया के हाथ से लीसा का लिखा हुआ मैसेज मिटा देता है। लीसा अपने टाइम पे वापस आ जाता है। कैरल बोलती है लीसा सच बोल रही थी। फाइनली कैरल को भी याद आ जाता है कि वो लोग मर चुके हैं। कैरल बताती है कि लॉन्ड्री से कपड़े इसलिए गायब होते रहते क्योंकि उस रात वो बच्चों के साथ भागने वाली थी। कपड़े कैरल के लिए ट्रिगर थे जैसे रॉबी के लिए ग्लासेस। लीसा गैरेज में ब्रूस के पास जाती है। लीसा ब्रूस को बोलती
बोलती है कि कार का स्पार्क प्लग कहीं और नहीं है। ब्रूस स्पार्क प्लग ढूंढता है और प्लग मिल जाता है। जैसे ही ब्रूस स्पार्क प्लग फिट करता है और कार स्टार्ट करता है, उसे उस रात की सारी बातें याद आ जाती है। ब्रूस इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। जैसे ही सब फैमिली मेंबर्स को अपने डेथ के बारे में याद आ जाता है, घर हिलने लगता है और टूटने लगता है। लू से बाहर निकलने का सिर्फ यही तरीका होता है, अपने डेथ एक्सेप्ट करना। लिसा सबको घर से बाहर जाने को बोलती है। सब बाहर जाते हैं और पहली बार वो लोग सनलाइट देखते हैं। लिसा अपने फैमिली के साथ बाहर नहीं जाती। वो डिसाइड करती है कि वो इस घर में रहकर सारी मिसिंग गर्ल्स को और ओलिविया को बचाएगी। अचानक घर फिर से यंग एडगर के टाइम में चला जाता है। लिसा ऊपर जाकर देखती है कि एडगर अपने पेरेंट्स को मार रहा होता है। यही से सब शुरू हुआ था। लिसा डर के मारे रूम में छुप जाती है। लिसा क्लैरिनेट के थ्रू फिर से ओलिविया से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और ओलिविया की बॉडी में पहुंच जाती है। ओलिविया के बॉडी में लिसा बेसमेंट जाती है और सब मरे हुए लड़कियों की चीजों को टच करती है ताकि उनकी मदद मांग सके। लेकिन ओलिविया के फादर के अंदर एडगर होता है जो लिसा को पकड़कर बेहोश कर देता है। ओलिविया होश में आकर खुद को कार के अंदर बंद पाती है। वो लाइटर की मदद से खुद को फ्री कर लेती है। एडगर कार स्टार्ट करता है। टाइम होता है 1:15 AM क्योंकि एडगर इसी टाइम में ही सबको मारा करता था। ओलिविया एडगर पर पीछे से अटैक करती है और कार से बाहर गिरकर भाग जाती है। लिसा को लगता है कि उसने सब लड़कियों की चीज को टच की है, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। जैसे ही लिसा बाहर पहुंचती है, एडगर उसके पीछे आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी फ्रांसिस की स्पिरिट आता है। उसके साथ बाकी सारी मिसिंग गर्ल्स की स्पिरिट भी होती है। सब मिलकर एडगर की सोल को आफ्टर लाइफ में ले जाते और उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। एडगर चिमनी उछलकर मर जाता है। एडगर के खत्म होते ही ओलिवर के फादर नॉर्मल हो जाते हैं। लिसा ओलिवर को गुड बाय बोलती है और अपने टाइम में वापस जाता है। फाइनल सीन में हमें रॉबी को दिखाया जाता है जो वॉकी टॉकी से लिसा को जगाता है। इस बार सच में लिसा का बर्थडे होता है और लूप फाइनली खत्म हो चुका है। लिसा नीचे जाती है जहाँ ब्रूस, कैरल और रॉबी उसे बर्थडे विश कर रहे होते हैं। आखिर में लिसा घर के बाहर कदम रखती है। मूवी डायरेक्टर ने बताया कि ये घर पहले एडगर और उसके पेरेंट्स का था। एडगर बचपन से डिस्टर्ब था और बाद में सीरियल किलर बन गया था। जो भी इस घर में मरता था वो जिंदा दुनिया और आफ्टर लाइफ के बीच में लूप में फंस जाता था और एडगर के खत्म होते ही सारी सोल्स फ्री हो जाती है और यहाँ पर ही खत्म हो जाता है ये खतरनाक कहानी। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो का कौन सी बार आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए बेल आइकन को दबा के रखना। तो आज के लिए नहीं, तब तक के लिए बाय गाइस।